can be classified on various categories. For example, on the basis of objectives, teaching can be classified into cognitive, affective, and psychomotor. And if we talk about the political system, then teaching can be classified into autocratic, democratic, and laissez-faire. To study about all these types of categorization or classification, you can watch my videos which are on the types of teaching or management, and also on the various domains of teaching, which is cognitive, affective, and psychomotor. Similarly, on the basis of levels, teaching can be categorized into three levels, and today learners we will be discussing about these levels of टीचिंग. तो शिक्षण जो है वो कई स्तरों में लिया जा सकता है, किया जा सकता है, और आज हम इसी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे. वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन, एंड टुडे वी शैल टेक अप द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग. If we talk about levels, so we can say that teaching is a system of performing different tasks in the class which are aimed at motivating the students for learning. And whenever a teacher goes into a classroom, he or she should be very clear regarding the objectives and at what level the teaching will be done in the classroom. Under this process, that is the teaching learning process, content is an important part. And when transferring this content from the teacher to the students, various levels are seen in a classroom. Teaching approaches can lead the content from thoughtless situations to thoughtful situation. So in this level, we will be discussing how the first level is a thoughtless level and how the third level is a very thoughtful situation. तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो स्तर है, ये स्तर हम जहाँ पर बिल्कुल भी चिंतन विहीन स्तर से चिंतनशील स्तर तक कैसे पहुंचेंगे. तो आइए लर्नर्स जानते हैं कि ये लेवल्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के स्तर कौन कौन से होते हैं. तो जब हम अगर बात करें कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तो लर्नर्स हमेशा ध्यान रखें हम टीचिंग को अकेले टीचिंग या लर्निंग को अकेले लर्निंग नहीं ले सकते, क्योंकि कक्षा में जो भी होता है या हमारे जीवन में जो भी होता है, टीचर भी होता है और लर्नर भी होता है. तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो साथ ही साथ चलती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो ये जो लेवल्स हम बात करें, ये जो टास्क हम बात कर रहे हैं, जो अप्रोचेस हम बात करें, विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है. देयर आर वेरियस स्टेजेस, एंड दीज स्टेजेस एज आई जस्ट टोल्ड यू आर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. यानी कि हम कह सकते हैं स्मरण स्तर, दूसरा है बोधात्मक स्तर, और तीसरा है चिंतन स्तर. जैसे नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा कि स्मरण स्तर में हर चीज़ याद करने से संबंधित होगी कि क्या हम याद करेंगे. तो मेमोरी लेवल में क्या डिटेल में आप जान सकते हैं. आइए इन विशेषताओं को जानें कि अगर हम मेमोरी लेवल की बात करें तो इट फोकसेस ऑन अ रोट मेथड, जहाँ पे हम लोग रटने की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग याद करने की बात करते हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बचपन में हम लोग टेबल्स यानी कि पहाड़े याद करते थे, पोएम्स याद करते थे, मुहावरे याद करते हैं, श्लोक याद करते हैं. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कॉग्निटिव तो है, लेकिन यहाँ पर नॉलेज लेवल का कॉग्निशन है, यानी कि जहाँ पर हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम उसको याद कर रहे हैं, हम उसको रट रहे हैं. वी आर जस्ट रटोफाइंग द कंटेंट. वी कैन से द कंटेंट मे बी मीनिंगफुल, बट यहाँ पर जो कंटेंट टीचर बच्चों को दे रहा है, इट बिकम्स अ मीनिंगलेस थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स. टीचर चूंकि पढ़ा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, तो वो ले लेते हैं, बच्चे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं. सो क्रैमिंग ऑफ फैक्ट्स एंड डाटा इज नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस. यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ याद किया जा रहा है. और बहुत सारे बच्चे आप लोग जानते होंगे कि याद करने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि याद करने से, लर्न करने से, बाय हार्ट करने से जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको निकाल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसमें ज़्यादातर जैसे मैंने कहा कविता पाठ है, श्लोक हैं, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, शब्द अर्थ है, ये सारी चीज़ें आती हैं.
अगर हम कहें जैसे कि पोइट्री रेसिटेशन है, वर्ड मीनिंग्स हैं, देन इन संस्कृत यू लर्न वेरियस मीनिंग्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स होती हैं, स्पेलिंग्स ऑल्सो, इवन ग्रामेटिकल रूल्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, डेट्स, क्रोनोलॉजिकल डेट्स, तो जो तिथियां वगैरह होती हैं, ऐतिहासिक तिथियां होती हैं, ये सब हम लोग याद करते हैं और ये हमारे मस्तिष्क में, स्मरण पटल में छप जाता है। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको रिकॉल करते हैं, हम इसको याद करके, स्मरण करके, ध्यान लगाकर इसको वापस ला के प्रेजेंट कर सकते हैं। तो we can say this level is important. It has its own importance and scope, because without going through memory level you cannot move on to the understanding level. So thoughtless होने के बावजूद भी, meaningless होने के बावजूद भी, यानी कि इसमें कोई चिंतन नहीं है, चिंतन के बिना है, इसमें कोई ये अर्थविहीन एक स्तर है, बट इसके बावजूद हमें इस स्तर से एक शिक्षक को जाना पड़ता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा ये स्तर हम छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को पाते हैं, छोटी क्लासेस में जहाँ पे रटना होता है। This level has no place for thinking and reasoning, so it is very apt for small children, for lower classes. और जो बच्चे होते हैं, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करना होता है, जो टीचर बता देते हैं वही बच्चे याद कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आचार विचार नहीं होता, तर्क वितर्क नहीं होता है, जो लर्नर्स होते हैं वो निष्क्रिय बैठे रहते हैं, वो मैकेनिकल यांत्रिक तरीके से काम करते हैं, जैसे कि टीचर ने पढ़ाया, हमने सुना एज अ स्टूडेंट, फिर हमने उसको रट लिया। तो इट इज़ मोर ऑफ अ मैकेनिकल प्रोसेस, और टीचर ही यहाँ पर एक्टिव रहता है, टीचर ही सक्रिय रहता है, टीचर का ही नियंत्रण रहता है क्लासरूम में। और अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो टीचर को अगर देखना हो कि जो मैंने बताया वो बच्चे ने रटा या नहीं रटा, क्या उसने याद किया नहीं किया, तो उसके लिए हम बच्चे को फिर सुनते हैं या लिखवाते हैं कि बेटा टेबल लिखो या पोएम लिखो। तो यहाँ पे रिकॉल होता है या रिकग्निशन होता है, पहचान होती है, प्रत्यास्मरण होता है, प्रत्यभिज्ञान होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और इसी से हम लोग मूल्यांकन कर पाते हैं। तो ये जो स्तर है, ये जब आपकी विषय वस्तु कम होता है, कंटेंट कम होता है, तब बहुत सही है। लेकिन जैसे जैसे कंटेंट बढ़ने लगता है, जैसे जैसे विषय वस्तु बढ़ने लगती है, जैसे जैसे जो भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं वो कठिन होने लगते हैं, तो ये स्तर कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। ये स्तर हायर क्लासेस के लिए ठीक नहीं रहता, क्योंकि अब हमको समझाने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि छात्र जो है वो अपने शब्दों में उस प्रत्यय को, उस टॉपिक को, उस कंटेंट को प्रदर्शित कर सके या बता सके। सो अब हम आते हैं जो थोड़ा सा हायर लेवल है, नेक्स्ट लेवल है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि बोध स्तर कह सकते हैं, ये बोधात्मक स्तर कह सकते हैं। तो विगी ने ये कहा है कि अगर हमको इस स्तर पर शिक्षण करना है तो 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो 3 बातें क्या हैं कि हमको सबसे पहले जो भी हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं उनका एक संबंध, अंतर संबंध या एक रिलेशनशिप या एक कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करके पढ़ाना। जब हम कोई चीज़ रिलेट करके पढ़ाते हैं तो उसका ज्ञान हमें ज़्यादा समझ में आता है, तो वो नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़ जाता है। जब हम चीज़ों को रिलेट करके बताते हैं, जब हम रिलेशनशिप या संबंध स्थापित करके बताते हैं, तो छात्र को और अच्छे से समझ में आता है। और हम कोई ना कोई उपकरणों का प्रयोग करके ही बच्चों को चीज़ों को समझाने को या तथ्यों को समझाने की कोशिश करते हैं। और फिर इन जो भी हमने संबंध स्थापित किया है, जो भी हमने नियम सिद्धांत बनाए हैं, या जो भी हम तथ्य समझ रहे हैं, और जिन चीज़ों से भी हमको तथ्य समझ में आया है, उसका हम विश्लेषण करते हैं कि क्या बोध स्तर तक ले जाने में छात्र को ये संबंध स्थापित करना, ये उपकरणों का प्रयोग करना, ये टूल्स का प्रयोग करना सही है या नहीं है। तो इसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। इसलिए इस प्रकार का जो स्तर होता है ये ज़्यादातर उद्देश्य आधारित होता है, उद्देश्य केंद्रित होता है। इट इज़ ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। जो हमारे जो उद्देश्य होते हैं, एक शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है कि जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बच्चे को समझ में आए, और वो चीज़ समझ में आए उसके लिए आपको छात्र को स्मरण स्तर से बोध स्तर तक ले जाना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द चाइल्ड फ्रॉम मेमोरी लेवल टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल, सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल इन अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स। आप जो उद्देश्यों का निर्धारण कर चुके हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
आपको बच्चे के अंदर, छात्र के अंदर वो समझ विकसित करनी पड़ेगी, वो कॉम्प्रिहेंड कर पाए, वो अंडरस्टैंड कर पाए, उसका बोधात्मक स्तर विकसित हो। सो इन दिस लेवल जो इवैल्यूएशन करना होता है, जो मूल्यांकन करना होता है, वो मूल्यांकन हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से कर सकते हैं, हम निबंधात्मक प्रश्न से कर सकते हैं, यानी कि वी कैन गिव क्वेश्चंस विच आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइक मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, fill in the blanks, yes no, mark the wrong word and give the answer in one word, or we can give them essay type questions where they can express their answers. जब हम निबंधात्मक प्रश्न देते हैं तो बच्चे अपना एक्सप्रेशन अपनी ज्ञान से, अपने शब्दों में जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रत्यय है, उसको प्रस्तुत करते हैं। तो हमें समझ में आ जाता है कि बच्चे का बोध स्तर कहाँ तक पहुँचा है, शिक्षण के बाद बच्चे को कितना समझ में आया है। तो इस तरह से हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर हम मॉरिसन की बात करें तो मॉरिसन कहते हैं कि इस स्तर के शिक्षण में 5 स्टेजेस या 5 स्टेजेस या 5 स्तर आपको देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक्सप्लोरेशन, यानी कि जानना, खोज करना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, फिर उसको किस प्रकार से रखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे प्रदर्शित करना है। और जब हमने उसको प्रेजेंट करा बच्चे को, तो उसके बाद बच्चे ने कितना उसको एसिमिलेट करा, कितना एब्जॉर्ब करा, उसने कितना अपने अंदर जज्ब करा, कितना आत्मसार करा उसको। और जब वो समझ गया, एब्जॉर्ब कर लिया, उसके दिमाग ने, उसके मस्तिष्क ने उस चीज़ को, जो भी कंटेंट, जो भी विषय वस्तु पढ़ाई है, उसको कैसे व्यवस्थित करा दिमाग में, अपने माइंड में, अपने ब्रेन में, हाउ ही हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द कंटेंट टॉट इन द क्लासरूम। और जब उसने उसको व्यवस्थित कर लिया, तो जब भी उस ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको एक्सप्रेस कर पाएगा, वो उसको नरेट कर पाएगा, वो उसका वर्णन कर पाएगा, वो उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर पाएगा अपने शब्दों में। तो ये मॉरिसन ने 5 स्तर बताए थे इस लेवल के शिक्षण में। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्तर बहुत अच्छा स्तर है, जहाँ पर स्मरण से बोध की ओर ले जाने पर जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी टॉपिक होते हैं, प्रकरण होते हैं, प्रत्यय होते हैं, वो सिद्धांत होते हैं, वो सब यहाँ पर स्पष्ट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर दोनों शिक्षक एवं शिक्षार्थी, टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों ही सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। अब ये तो बहुत अच्छा स्तर था ही, अब और बेहतर स्तर तक, टॉप मोस्ट अगर स्तर तक जाना है आपको, उच्चतम स्तर तक जाना है, दैट इज द रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन का स्तर, यानी कि सोच विचार का स्तर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है, बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान है। अ टीचर इंक्रीजेस हिज स्टूडेंट्स पावर ऑफ थिंकिंग, लॉजिक एंड इमेजिनेशन सो दैट दे कैन यूज दीज अप्रोचेस फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स whenever they face any problem in their later life or in the later higher education time. In teaching at this level is included teaching at both memory and understanding level. कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचने के लिए, चिंतन स्तर तक पहुंचने के लिए, तर्क वितर्क करने के स्तर तक पहुंचने के लिए आपको स्मरण स्तर और बोधात्मक स्तर को पार करके ही यहाँ पे पहुंचना है। बिना इसके आप चिंतन स्तर तक नहीं पहुंच सकते सफलतम रूप में। और अगर हम शिक्षण की बात करें, यहाँ पे शिक्षण कैसा है? यहाँ पे शिक्षण चिंतन से भरपूर होता है, यहाँ पे तर्क वितर्क किया जाता है, यहाँ पे सोचा समझा जाता है, यहाँ पे सूझबूझ होती है, इंसाइट डेवलप की जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है, ये समस्या केंद्रित होती है, प्रॉब्लम सेंटर्ड। यहाँ पर छात्र के सामने समस्या रखी जाती है, एक परिस्थिति रखी जाती है और उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको अवसर दिया जाता है कि वो आलोचनात्मक चिंतन करे, क्रिटिकल थिंकिंग करे, सृजनात्मक चिंतन करे, यानी कि सोच समझकर उसकी समस्या का हल ढूंढे, तरह तरह से नए क्रिएटिव तरीके से नए तरीकों का सृजन करे, किस तरह से वो परिस्थितियों को पार करेगा, किस तरह से परिस्थितियों का सामना करेगा, उसकी काबिलियत उसके अंदर विकसित हो सके। ये इस समय शिक्षण का स्तर होता है।
इस स्तर में बच्चा कुछ नया करने का सीखता है, सृजन करने का सीखता है, सिंथेसिस सीखता है, संश्लेषण करने का सीखता है, विश्लेषण करना सीखता है, कुछ नया खोजने की क्षमता बढ़ती है, अनुसंधान करने की क्षमता बढ़ती है। तो it is a very creative situation where it gives birth to construction, discovery, research, creation, synthesis of something new. A student discovers the solution to a problem by self-interest, thinking, contemplation, logic and imagination and transforms himself into an active student. तो यहाँ पर भरपूर मौका मिलता है कि छात्र एक्टिव हो, चिंतन करे, विचार विमर्श करे, मंथन करे। और यहाँ पर जो वातावरण बच्चे को मिलता है एक शिक्षक के द्वारा, वो बहुत खुला वातावरण होता है, ओपन वातावरण होता है, मुक्त वातावरण होता है, यानी कि विचार करने के लिए मुक्त अवसर मिलता है, फ्रीडम मिलता है, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता मिलती है। और बच्चे को साथ में मिलके काम करने की हैबिट डेवलप होती है, उसके अंदर आत्मविश्वास डेवलप होता है, क्योंकि उसको प्रत्यय बहुत अच्छे से समझ आ गया है और अब उस प्रत्यय के साथ वो खेल सकता है, वो अपने तरीके से सोच विचार कर सकता है, अपने तरीके से सूझबूझ का इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे क्या होता है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाता है। तो जो भी प्रत्यय, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, वो कॉन्सेप्ट बहुत गहराई से उसके मस्तिष्क में छप जाता है। तो इस तरह से शिक्षण जो है वो 3 स्तरों में होती है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, यानी कि स्मरण, बोधात्मक व चिंतन स्तर तक होता है। तो शिक्षण अगर हम इस तरह से करें तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे तरीके से क्लास में बच्चे को स्मरण से चिंतन की ओर ले जा सकते हैं। तो आशा है लर्नर आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग होती है। और आपको अगर ये स्लाइड, ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम निरंतर प्रयास करते रहें कि बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बनाते रहें, आपको नई नई जानकारी देते रहें। और आपने मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।